फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स और उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा हमारी हिस्ट्री के ऊपर। इंडिया की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमारे बहुत ही पुराने समय के बारे में हमें डिटेल में बताती है। बहुत ही प्राचीन काल के बारे में, जब हम लोग हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का मतलब, वो हंटर्स का मतलब जो हंट करते हैं, जो मारते हैं, जो शिकार पे जीवित रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ रहता नहीं है, जो एग्रीकल्चर किस तरह से होता है, क्रॉप्स को कैसे उगाया जाता है, ये इन चीजों के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती है। और देखिए, गैदरर्स वो होते हैं जो कि फ्रूट्स की और फल की, कि किस जंगल में क्या चीज अच्छे से मिल रही है, क्या चीज खाया जा सकता है जिससे पेट भरे, उन सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, वो गैदरर्स होते हैं। तो इस तरह से शुरुआत होती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। तो इसीलिए हमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, कहा गया है कि इतिहास की दो आंखें होती हैं। इतिहास की दो आंखें होती हैं, एक कहते हैं क्रोनोलॉजी और दूसरा कहते हैं ज्योग्राफी। क्रोनोलॉजी इन द सेंस टाइम। टाइम बहुत जरूरी है। क्यों टाइम जरूरी है? टाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि टाइम ही हमें बताता है कि किस तरह से हम आगे बढ़े हैं। दो चीजों को लिंक करता है टाइम। स्पेस क्यों जरूरी है? कि किस जगह पे आखिर कौन सी घटना, वो घटना, मेन इंपॉर्टेंट घटना, वो किस जगह पे घटी, ये हमें बताता है वो स्पेस। तो इसीलिए कहा गया है कि इतिहास की दो आंखें होती हैं, एक क्रोनोलॉजी, एक ज्योग्राफी। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया था कि हम एक यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। हमने उसे लॉन्च कर भी दिया है, और हम उसका आज पहला चैप्टर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, हमने पहले भी आपको बता दिया था कि हम इसी से शुरुआत करेंगे अपने प्लेलिस्ट की। तो ये यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स में आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमने आपको बता ही दिया था। हमने 3 वीडियो इस पे ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट लॉन्च की है, आप देखिएगा। अगर हमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, और यूपीएससी के इस कोर्स से जुड़ी, क्योंकि अब हम डेली बेसिस पे एक एक वीडियो लेके आएंगे, एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड अप्रोच में लेके चल रहा हूँ यूपीएससी 2021 को लेके। हर एक दिन में एक चैप्टर को कम से कम एक वीडियो अपलोड करूंगा ही। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, हमने ऐसा आपको बताया कि इतिहास की दो आंखें होती हैं, एक होती है टाइम, दूसरा होता है स्पेस। देखिए, यही फैक्टर होता है जो ये बताता है, ये समझाता है कि किस तरह से हिस्ट्री में हमारा प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन सब कंटिनेंट। इंडियन सब कंटिनेंट क्या है? इंडियन सब कंटिनेंट का मतलब ये है कि देखिए, इंडिया है, इंडिया में हम लोग रहते हैं, लेकिन पहले क्या था कि इंडिया इस तरह का इंडिया नहीं था जैसा आज का इंडिया है। पहले जैसे आप आजादी के पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, तो उसी तरह से, उससे भी अगर हम और बहुत पीछे जाएं तो इंडिया का जो अलग सब कंटिनेंट है, जो एशिया का एक सब कंटिनेंट, मतलब एशिया का एक सब कंटिनेंट का मतलब एक कंटिनेंट है एक बहुत बड़ा, उसका एक छोटा पार्ट, वो एशिया, वो था इंडिया। अब देखिए, इंडियन सब कंटिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है। इसमें इंडिया सबसे बड़ा है। देखिए, 5 देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। देखिए, कई कई ऐसे बुक्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि इंडिया के सिर्फ 3 ही कंटिनेंट होते हैं, इंडियन सब कंटिनेंट के। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो बुक की अपनी एक वरीयता है। जैसे मान लीजिए, कुछ ऐसे बुक्स होंगे जिसमें लिखा होगा सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बस यही 3, उसमें नेपाल और भूटान का जिक्र नहीं किया है। कुछ ऐसे भी बुक्स आपको मिल जाएंगे जिसमें मिलेगा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल को नहीं लेंगे, वो लोग भूटान। नेपाल को लोग मानते हैं शुरू से ही कि अलग देश है, लेकिन नेपाल को भी जीत लिया गया था हम लोग समय में, पुराने समय में भी वो भी इंडिया का ही पार्ट में आता था। क्योंकि आपको पता होगा कि अशोक, जो सम्राट अशोक थे मौर्यन एम्पायर के, उन्होंने इसको भी जीता था, नेपाल को। उसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको चर्चा करेंगे उसके बारे में, मौर्यन एम्पायर में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं, किस तरह से कनेक्ट होगा आप आगे देखिएगा इसको। तो देखिए, इंडियन सब कंटिनेंट के 5 कंट्रीज टोटल आती हैं उसमें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अब देखिए, इंडिया की एरिया देखते हैं। इंडियन सब कंटिनेंट का जो टोटल है वो एरिया क्या है? इंडियन सब कंटिनेंट, इंडिया का नहीं, इंडियन सब कंटिनेंट का, वो है 42,02,500 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, स्क्वायर किलोमीटर 42,02,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है, क्षेत्रफल। अब देखिए, इंडियन सब कंटिनेंट, जो अगर छोटे सब कम शब्दों में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन सब कंटिनेंट यूरोप के, एशिया के, रशिया के बराबर है। यूरोप के रशिया के बराबर है। रशिया भी टोटल इंडियन सब कंटिनेंट के बराबर ही है। अब देखिए, इंडियन सब कंटिनेंट है, उसमें 3 रीजन है।
तीन रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए रीजन क्या होता है, पहले हम जानते हैं रीजन के बारे में, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए रीजन वो होता है, रीजन कोई भी ऐसा स्पेस, ऐसी एक जगह होती है जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक या कोई लिमिटेड इसकी बाउंड्री नहीं होती है। ये जो स्पेस होता है, ये जो एरिया होता है किसी भी जगह का, एक मान लीजिए कि हम एक ए बी, मान लीजिए ए से जेड तक अल्फाबेट को लेकर चलते हैं, तो ए से जेड तक अगर अल्फाबेट है, उसमें अगर हम बी से लेके वाई तक ले लेते हैं, बी से वाई तक ले लेते हैं टोटल, और टोटल 24 अल्फाबेट को, और हम मान लेते हैं कि ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, तो यानी अगर बहुत बड़ा एरिया है अल्फाबेट का जो ए से जेड तक है, तो उसमें ए और जेड अगर हटा दिया जाएगा तो उसमें जो रीजन हम लोग मान के चल रहे हैं वो बी से वाई तक है। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी बाउंड्री हमने बनाई है, मतलब हमने अपने मन मुताबिक इसकी बाउंड्री बना दी है। तो यही अक्सर होता है कि देश में भी, कई भी देश इस तरह से बढ़ते हैं, रीजन बनाते हैं, लोग ब्लॉक्स बनाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स का मतलब यहाँ BLOCK वाला ब्लॉक नहीं है, BOLC वाला ब्लॉक है, जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स कहते हैं इसको, वो ज्यादातर आता है उसमें, इकोनॉमिक्स में हम लोग आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब समझ में आ गया आपको रीजन किसे कहते हैं। तो इस तरह का रीजन में तीन हिस्सों में बांट दिया। देखिए अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से रीजन बांटा जाता है, तो इसमें अपनी सुविधा के हिसाब से इन्होंने 3 रीजन बांटा। इंडिया, इन्होंने माना कि इंडिया सबकॉन्टिनेंट 3 भागों से बना हुआ है। एक है आपका माउंटेन एरिया, दूसरा प्लेन एरिया है, तीसरा पेनिनसुला है। देखिए इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में हम आपको बताते हैं। माउंटेन क्या होता है, मतलब माउंटेन, हिल, हिमालय माउंटेन इंडिया में आता है, तो वो हिमालय माउंटेन कश्मीर के क्षेत्र से पूरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट तक जाता है हिमालय। तो हिमालय माउंटेन को इन्होंने मान लिया कि ये एक माउंटेन एरिया हो गया। इंडो गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन मतलब देखिए इंडस वैली आपको पता ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमारे यहाँ था, उसको हम आगे चैप्टर्स में आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो इंडो गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक यानी गंगा, गंगा किनारे लोग अक्सर क्या होता है नदियों के किनारे बसते थे, तो ये उसी का एक हिस्सा है। तो उसमें जो प्लेन्स था, लोग प्लेन्स पे बसते थे अक्सर नदियों किनारे, जो बैंक ऑफ द रिवर उसके किनारे लोग बसते थे, क्योंकि वहां पे खेती अच्छे से कर लेते थे, आगे बढ़ सकते थे, और काफी वहां की मिट्टी भी काफी उपजाऊ थी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए टोटल जो है इसमें कम से कम इंडो गंगेटिक प्लेन को इन्होंने ले लिया, टोटल 3 रीजन में इसको बांट दिया। इसमें एक साउथर्न पेनिनसुला भी आता है। साउथर्न पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुला एक एरिया है। देखिए पेनिनसुला एक ऐसा एरिया है जो कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो अब आप लोग देखिए पेनिनसुला जो एरिया है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन पेनिनसुला का एक और डिफिनेशन भी होता है। पेनिनसुला ऐसा भी एरिया हो सकता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आखिर इसको क्यों कहा जाता है, साउथर्न पेनिनसुला क्यों कहा गया? साउथर्न का मतलब दक्षिण, दक्षिण में हमारा जो दक्षिण का एरिया है, जो साउथ ऑफ द विंध्यास है, विंध्या के माउंटेन की जो नीचे पड़ता है, वो सारा जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है विंध्या माउंटेन, तो उसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। तो वो जो विंध्या माउंटेन होती है वो क्या करता है कि दो रीजन में बांट देता है, नॉर्थ और साउथ को। और ये जो साउथर्न पेनिनसुला होता है इसीलिए इसको कहा, क्योंकि देखिए बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और आपका बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन आपका सी पड़ता है। तो ये दोनों मतलब 2 अलग अलग पार्ट में किस तरह से डिवाइड होता है, और किस तरह से डिवाइड होके ये 3 तरफ से मतलब पानी से घिरा रहता है, साउथ का जो एरिया है हम लोग का इंडिया का, तो इसीलिए इसको साउथर्न पेनिनसुला कहा गया। तो इन्होंने मान लिया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट को हम 3 तरह, समझने के तौर पे मैंने कहा था ऐसे रीजन को उन्होंने बांटते हैं उस तरह से, समझने के तौर पे इन्होंने मान लिया कि हिमालय माउंटेन है, दूसरा इंडो गंगेटिक प्लेन है, तीसरा साउथर्न पेनिनसुला है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको डिटेल में वहां पे समझा देंगे। अब देखिए बात करते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन के बाद, अब हम इन तीनों रीजन को जरा डीपली डिफाइन करना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिमालय माउंटेन की। देखिए हिमालय माउंटेन की लंबाई कितनी है, हिमालय माउंटेन की लंबाई है टोटल 2560 किलोमीटर। देखिए कॉपी पेन लेके नोट करते रहिएगा, नोट करना बहुत ही जरूरी है। अगर नोट नहीं करेंगे आप तो आपकी एक पर्सनल नोट्स नहीं बन पाएगी, अगर नोट्स नहीं बन पाए तो रिवाइज क्या करेंगे आप लास्ट मोमेंट पे। देखिए नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो भी बोलते चल रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इससे आपको काफी रिवीजन में काफी इजीनेस होगी। नहीं तो फिर आप हमारी वीडियो को डबल स्पीड पे लगा के देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से सब चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए लंबाई जो हिमालय की होती है वो 2560 किलोमीटर होती है। चौड़ाई जो होती है 240 से 320 किलोमीटर के बीच में होती है। चौड़ाई होती है 240 से 320 किलोमीटर। अब देखिए, अब इसको जरा हम ग्राफ पे देखते हैं तो देखिए हिमालय जो है वो क्या है, वो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट तक फैला है। नॉर्थ वेस्ट में जो उसका सबसे वेस्टर्न मतलब जो पॉइंट आता है, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, वो पामेर का पठार है, वो पामेर है पठार है। और जो इसका नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट आता है वो नॉर्थ ईस्ट तक मतलब पूरा ये फैला हुआ है, तो जो नॉर्थ वेस्ट तक है वो पूरा पामेर है, तो वहां तक आता है। अब इसके हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। देखिए पीक क्या होती है कि जब पहाड़ जो होता है उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है,
वो टेढ़े मेढ़े आकृति का होता है, तो वो जो उसकी आकृति में जो सबसे ऊंची वाली आकृति होती है उसको वो मान लेते हैं कि वो उसका पीक है, पीक पॉइंट है। जैसे कहते हैं ना ग्राफ में होता है कि पीक, आप जैसे स्टैटिक्स को देखिए तो इकोनॉमिक्स का तो उसमें नहीं था, ग्राफ पीक पे है, आज इकोनॉमी बूस्ट कर रही है इस देश की, तो पीक पे है इसका पॉइंट, तो उस तरह से पीक पे है। तो पीक का मतलब होता है कि ये सबसे ऊपर है, तो इस तरह से हमारा जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, वो 8,848 मीटर है। ये भी नोट कर लीजिएगा आप। देखिए ये क्या है, हिमालय को क्या माना गया है, एक नेचुरल वॉल है जो प्रोटेक्ट करती है कंट्री को, किससे, आर्कटिक विंड से। आर्कटिक विंड से क्यों, कैसे, मतलब ये प्रोटेक्ट करती है, देखिए हम आपको समझाते हैं। हिमालय क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ माउंटेन है, तो वो क्या होता है कि खड़ा रहता है। हिमालय माउंटेन बीच में खड़ा रहता है दो देशों के बीच में, जैसे इंडिया है तो इंडिया के बीच में, इंडिया और मान लीजिए चाइना, उसके बीच में खड़ा है ये। तो अब क्या है कि वहां से जो हवाएं आ रही है, देखिए सैन्य सुरक्षा तो हमें ये देता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हवाएं आती हैं आर्कटिक विंड से, ठंडी हवाएं, जो अगर हिमालय न रहे तो क्या हो सकता है कि वो पूरे एरिया को ठंडा कर सकती है। यहाँ पे बर्फ बर्फ जैसी स्थिति पूरे ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। सोचिए कैसा यहाँ का एनवायरमेंट रहेगा, जो यहाँ की डाइवर्सिटी वो खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हिमालय उन हवाओं को रोकता है, उसी की बात यहाँ पे चल रही है। तो इसलिए कहा गया कि ये प्रोटेक्ट करता है, एक वॉल की तरह, एक मतलब पहाड़ की तरह इसको कंप्लीट करता है। और ये जो आर्कटिक हवाएं के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, देखिए ये आती हैं साइबेरिया से। साइबेरिया कहाँ है, साइबेरिया है आपका, साइबेरिया एरिया पड़ता है आपका रशिया में। ये रशिया से होते हुए, ये रशिया से होते हुए जो यूरोपियन नेशन है उससे निकल के आया है, उसे रशिया से होते हुए ये आती है सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया से होते हुए आती है इंडिया की तरफ, और वहां पे माउंटेन हिल रोक देता है। इससे क्या होता है कि ये एरिया सुरक्षित रहता है, और हम लोग में एरिया में तो ठंडी नहीं पड़ती है। तो ये साइबेरिया यहाँ से आती है ये। और इससे क्या होता है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया हम लोग का है, वो क्या होता है कि पूरे साल जो है गर्म रहता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे आपका गुजरात एरिया हुआ, वो देखिए वहां पे गर्मी पड़ती है। वहां पे अगर आप गुजरात जाएंगे तो वहां मैक्सिमम आपको जो है गर्मी ही पड़ेगी, गर्मी वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है। तो इसीलिए खासतौर पर सूरत वगैरह का एरिया जैसे हो गया, वहाँ काफी गर्मी पड़ती है। आप लोग अगर कभी गए होंगे तो आप लोग को पता होगा। देखिए इसमें क्या है कि, और इससे ये भी होता है कि ये जो एरिया होता है वो ठंडियों में रहने लायक नहीं होता है। ठंडी में अगर देख लेंगे आप तो ये एरिया ऐसा रहेगा, ठंडी में इतनी ठंडी पड़ेगी, गर्मी में इतनी गर्मी पड़ेगी कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। तो उससे क्या होता है, वहां रहने लायक नहीं होता है। अब यहाँ पे हम एक और बात बता दें कि देखिए बहुत लंबे समय से ऐसा माना जा रहा था कि ये आक्रमण से भी बचाया हम लोगों को। देखिए इसके कई पासेस होते हैं। पासेस का मतलब क्या है, पासेस हैं का मतलब वो जगह, जैसे मान लीजिए कि दो हिमालय माउंटेन है, उन दोनों के बीच में कोई ऐसी जगह है जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। एक रास्ता है दो माउंटेन के बीच में से, वो पास होता है, वहां से वो निकला जा सकता है इजिली। तो वो है पास का नाम। अगर देखें तो एक खैबर है, दूसरा है बोलन है, तीसरा कुर्रन है, चौथा गोमाल है। देखिए खैबर, बोलान, कुर्रन और गोमाल। देखिए इसका नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत टफ नाम है। ये एक नाम है, नाम दिया गया है, इस पर्टिकुलर पहाड़ को नाम दिया गया है। क्योंकि देखिए नाम कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए इंडियंस नाम नहीं देते हैं। तो जब इंडियंस अगर नाम नहीं देते हैं तो वो हिंदी में, अगर इंडियंस नाम देते हैं तो खासतौर पर इंडियन हिंदी में रखते, मैक्सिमम इंग्लिश में रखते। लेकिन क्या होता है कि कई बार नाम जो कई ग्रीक से, कई रोमन, कई लैटिन यहाँ से आता है, तो ये नाम अलग अलग तरीके के होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन जस्ट नेम है ये, खैबर, बोलन, कुर्रम, गोमाल, ये एक जस्ट नाम है। और फ्रेंड्स ये सारे जो पास है, जैसे खैबर, बोलान, कुर्रम, गोमाल, ये सारे जो हैं ये रूट्स भी हैं, एक रास्ते हैं सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में। सेंट्रल एशिया मतलब सीरिया, ईरान, ये सब आप लोग जो पता ही होगा। अफगानिस्तान नहीं होगा तो हम ज्योग्राफी सिस्टम आपको बताएंगे। तो सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच का ये कनेक्ट करता है, एक रास्ते इसको प्रोवाइड करता है। ये देखिए अब ये जो सारे पास है ये भी एक रेंज में सीमित है। रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये है कि देखिए माउंटेन जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊपर नीचे होता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, कई ऊपर नीचे, जैसे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस तरह की कुछ आकृति बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक रेंज होता है, इसको रेंज मान लेते हैं लोग। ये यहाँ से इतना दूर तक उठा और फिर यहाँ से डाउन हो गया, तो ये एक रेंज हो गई। फिर अगला फिर ये उठा यहाँ से यहाँ तक, जैसे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो ये फिर वो एक रेंज हो गई। तो इस तरह से रेंज होती है। इन रेंज के बीच में से अगर कहीं से या रेंज कहीं एक रास्ता निकलता है तो वो पास मान लेते हैं वो लोग। तो ये लोग यही माने कि वो रेंज, जैसे रेंज का नाम क्या है, हिंदू कुश, सुलेमान और किरथार। देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम एग्जाम में नाम आता है। अगर नाम आपको पता है तो अगर आप कोई छोटा मोटा एग्जाम, जैसे या आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या कोई छोटा, सॉरी मैंने छोटा एग्जाम बोला इसको, लेकिन छोटा एग्जाम इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी के सामने तो ये सब बच्चे ही हैं। तो अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको कई ऑप्शन डायरेक्ट हिट करने वाले आंसर आ सकते हैं।
नहीं तो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे तो हो सकता है उसमें डायरेक्ट हिट करने वाला आ जाए, लेकिन वैसा बहुत रेयर चांस होता है। नहीं तो फिर आपको गेस करने के लिए ये गेस वर्क में आपको काफी हेल्प करेगा। तो इसीलिए आप याद रखिए कि रेंज जो है, देखिए माउंटेन है उसमें रेंज है, रेंज में आपका जो है पास है। तो इस तरह का ये सिचुएशन है। अब ये क्या है कि हिंदू कुश और सुलेमान और किरथार, ये तीन इसमें जो है रेंज आते हैं। अब क्या है कि देखिए कई इंडिया इसमें क्या हुआ है, जो ये पास जो है ये क्या करते हैं, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किस चीज के लिए? ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए दो, मतलब जैसे अब अगर पास जगह मिल जाएगी तो फिर एक स्थान दूसरे स्थान पे जाना काफी इजी हो जाएगा, तो दो देशों के बीच का ट्रेड बढ़ेगा। साथ ही साथ कल्चरल कॉन्टेक्ट भी बढ़ेगा इंडिया, और ये कहाँ बढ़ता है? इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। क्यों? क्योंकि ये रूट प्रोवाइड करते हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। तो देखिए कई लोग इंडिया में आए हुए हैं इसी पास के थ्रू, इन सारे पासेस के थ्रू, जैसे आपको मैंने बताया खैबर, बोलान, कुर्रम, गोमाल, यहाँ से कई लोग आए हुए हैं। इसमें कौन कौन से लोग हैं? मर्चेंट्स भी हैं, मिशनरी, मर्चेंट्स का व्यापार करने के लिए व्यापारी, मिशनरीज आए हैं जो अपने रिलीजन, अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं। आर्मी, इंक्लूडिंग आर्मी, इसमें आर्मी भी इंक्लूड है कि कई लोग आर्मी आए मारने के लिए, आक्रमण करने के लिए, लूटने के लिए, उस पर्पज से भी आए हैं। तो इन पासेस के थ्रू देखिए ये लोग हैं, ये लोग कौन? अभी एक्चुअल ये लोग कौन थे? जैसे मैंने आपको तो जनरल डिफिनेशन दे दिया, एक कॉमन नाउन के तहत मैंने बता दिया। अब इसको मैं थोड़ा पर्सनल प्रोनाउन की तरह, अगर मैं आपको पर्सनल नाउन की तरह अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो जाएगा आपका इंडो आर्यन, इंडो ग्रीक्स, पार्थियन आए हैं शख्स, कुषाण आए हैं, और हुण आए हैं, तुर्क आए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इंडो आर्यन हम लोग की मैक्सिमम इंडिया की रेस जो नस्ल कही जाती है वो इंडो आर्यन ही है। आर्य पुत्र कहा जाता है जिसे मैक्सिमम। इंडो ग्रीक्स हैं, ग्रीक से जितने लोग हैं वो। पार्थियन शख्स हैं, कुषाण भी यहाँ पे काफी थे, मतलब राज किए थे। हुण आक्रमणकारी थे, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो काफी परेशान किए थे कई देशों को। और गुप्त वंश में इसका हम जिक्र करेंगे, हुणों का आक्रमण वहां उसमें बहुत ज्यादा हुआ था। और गुप्त से रिलेटेड हम आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं। देखिए हुण जो थे उन्होंने क्या किया था कि बहुत आक्रमण, वो रुक रुक के आक्रमण करते थे, और वो उनका जो रणनीति था हुणों का वो बहुत ही डिफरेंट था। वो क्या करते थे कि पहले बच्चों पर आक्रमण करते थे, किसी भी राज्य में पहले आक्रमण करते थे, पहले वहां के बच्चों को उठा लेते थे, उनको मार देते जहां से, जिससे अगली नस्ल खत्म हो जाए, उसको वो मार देते थे। उसके बाद वहां की औरतों को उठा ले जाते थे। उसके बाद ये क्या करते थे, फिर जितने आदमी थे उनको बंधक बना लेते थे मार के, और फिर उन पर राज करते थे। तो ये उनका काम था, ये कंटिन्यूअसली करते थे वो। अगर वो नहीं जीत पाते दोबारा आक्रमण करते थे, वो हार जाते थे फिर आते थे वो। तो ये ऐसा होता था। गुप्त वंश में भी, गुप्त काल में इनका बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गया था आतंक। तो उस समय क्या हुआ था, जो हमारे स्कंदगुप्त हैं, स्कंदगुप्त जो थे उनको इन लोगों को हराए थे, हुणों को बहुत ही बुरी तरीके से इनको हराए थे। और कहाँ हराए थे? गाजीपुर के पास। गाजीपुर जो यूपी का एक इलाका पड़ता है, एक विलेज है, वहां पे मतलब ये लड़ाई हुई थी, और वहां पे उनको हुणों को इन्होंने हराया था। और इसीलिए वहां पे एक जंक्शन बना, औड़िहार जंक्शन गाजीपुर के पास बना। औड़िहार गाजीपुर के काफी करीब है वो जगह, वहां जहां हुणों की हार हुई थी, हुणों की हार हुई इसलिए उसका नाम औड़िहार पड़ गया था। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो ये भी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। तो अब ये मैंने जो आपको बताई, ये सारे हिमालय माउंटेन में इस तरह चल रहे थे, तो इसमें इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करेंगे आपसे, तो वो हम बात करेंगे आपसे आपकी इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में। क्योंकि मैंने बताया जैसे 3 रीजन है, तो हिमालय माउंटेन में इतना ही था। तो इसमें आपको हमने आपको बताया, हिमालय के बारे में बताया हमने डिटेल में, हमको चर्चा आपसे पास और लोग यहाँ पे कैसे कैसे आए, किस तरह मर्चेंट्स आए, इस सारी चीज़ों की चर्चा हमने यहाँ कर ली है। तो अब इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, उसमें हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ इस तरह जुड़े रहिएगा। कि वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देख के मत चले जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे जाइएगा आप, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप क्लिक करके लिंक आपको प्रोवाइड किया रहेगा जिसका कि आप पेज पे जाके उसको लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह से अभी और वीडियो लेके आने वाले हैं। हम इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में बताएंगे आपको। तो और अगर आप कुछ किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कोई करंट अफेयर का टॉपिक, तो हमें बता दीजिएगा, हम उसके लिए भी उस वीडियो को लेके आएंगे। कमेंट करिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग नए हैं भी, हम लोग को इंकरेज कीजिए और हमारे साथ इस तरह बने रहिए आगे और भी इस तरह की वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।